प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 2 समास, इसका 5वां भाग देख रहे हैं। इस भाग में हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे और साथ ही समास के सामान्य जो नियम हैं उसका भी यह यहाँ पर आपको विवरण मिलेगा। समास का यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जिससे आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। इसमें आपको बहुत सारे उदाहरण भी बताए जाएंगे जिससे कि आप अव्ययी भाव समास को और समास के सामान्य नियमों को समझ पाएंगे। प्राकृत भाषा की दृष्टि से समास को सीखना समझना बहुत आवश्यक है। समास का कैसे अर्थ लगाया जाता है, कैसे विग्रह किया जाता है, जब तक हम ये नहीं सीखते हैं तब तक प्राकृत के साहित्य को अच्छे से हम अर्थ लगाना समझना, इसमें हमें कठिनाई होती है। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। चौथा भेद है ये समास का, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद बहुधा कोई अव्यय होता है। यह हमेशा हमें ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास कौन सा है जिसमें सबसे पहला पद जो यूज हो रहा है वो प्रायः अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद ही मुख्य होता है। अव्ययी भाव समास का पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2 पदों में समास हो रहा है। सबसे पहला जो पद है वह अव्यय के रूप में है और दूसरा पद संज्ञा के रूप में है। मुख्यता पहले पद की है। पहले पद की मुख्यता है, मतलब जो पीछे संज्ञा वाला शब्द है उस संज्ञा शब्द में जो विशेषता आनी है वह इस अव्यय से आनी है, इसलिए जो पहला पद है वह मुख्य है। और दूसरी बात, जब अव्ययी भाव समास हो गया तो जो पूरा पद बना है वो क्रिया विशेषण है, मतलब जो भी क्रिया उस वाक्य में है उसका विशेषण के रूप में वह अव्यय काम करता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको हमेशा अव्ययी भाव समास में याद रखनी है। समास में आए हुए अंतिम शब्द के रूप सदैव नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में चलाए जाते हैं। वैसे ही रूप अव्ययी भाव समास का हो जाता है। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो उसमें आपको अंतिम शब्द जो है वह निश्चित रूप से नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का मिलता है और इसी कारण से जब हम अव्ययी भाव समास करते हैं तो वो प्रायः उसी में नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में हो जाता है। अव्ययी भाव समास के रूप नहीं चलते हैं क्योंकि यह यहाँ पर अव्यय का ही होता है, तो इसलिए उसके रूप नहीं चलते, विभक्तियां अलग अलग नहीं लग पाती हैं। इसको समझने के लिए हमारे सामने यहाँ पर 7 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं पुस्तक में। शुरू करते हैं हम। पहला उदाहरण, उव गुरुम। इसका समास विग्रह हो रहा है गुरुणो समीवम। अब यहां पर देखिए, उव गुरुम में पहला पद जो है वो है उव, यह अव्यय है। गुरुम ये दूसरा पद है जो कि प्रथमा नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो ये 2 पद मिले हुए हैं। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो उप का अर्थ यहां पर समीप लेना है। समास विग्रह में उप शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन उप का जो अर्थ है वह अर्थ आ रहा है समीप। तो इसका समास विग्रह हुआ गुरुणो समीवम। गुरुणो गुरु के, समीवम समीप, गुरु के समीप, गुरु के निकट।
निकट अर्थ में, समीप अर्थ में उव अव्यय का प्रयोग होता है। तो इस दृष्टि से गुरुणो समीवम, इसको समास करने पर समीप के लिए अव्यय हो गया उप, और गुरु ये शब्द मिल गया तो उव गुरुम, उप गुरु ये शब्द बन गया। प्राकृत में ये हुआ उव गुरुम, ऐसा हमें समझना चाहिए। अव्ययी भाव समास में हमें ध्यान रखना है, अव्ययों का प्रयोग हमें समासित पद में दिखाई देगा और वह नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन का पद बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, अणुभोयणम। अणुभोयणम, यहां पर अणु यह अव्यय है और भोयणम ये संज्ञा है। भोयणस् पच्छा, भोयणस् भोजन के, पच्छा पश्चात, भोजन के पश्चात, भोजन के बाद। तो ये हुआ पश्चात अर्थ के लिए अणु शब्द, अणु अव्यय आ गया तो बन गया शब्द अणुभोयणम, ये समासित पद हो गया। अब ये चाहे उवगुरुम हो या अणुभोयणम हो, ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कैसे हैं ये भी समझ लीजिए। क्रिया विशेषण का मतलब होता है वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बतलाने वाला। अब हमारा वाक्य बना, मैं जाता हूं। कैसे जाता हूं? उपगुरुम, गुरु के समीप जाता हूं। मैं उपगुरुम, उपगुरुम जाता हूं, मैं उपगुरु, गुरु के समीप जाता हूं। अणुभोयणम, भोजन के बाद जाता हूं। और भी आगे आगे जो शब्द समासित पद आएंगे उनको भी आप इसी तरह लगा लीजिएगा, तो वो क्रिया के विशेषण के रूप में हमें दिखाई देंगे। इसलिए यहां पर लिखा था कि ये जो अव्ययी भाव समास है वो पूरा पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। यहां तीसरा उदाहरण दिया जा रहा है, पई नयरम। पई नयरम, नयरम नयरम ती। नयरम नयरम, नगर नगर, नयरम यानी नगर, नगर नगर ती, इस प्रकार एक नगर फिर दूसरा नगर। तो इसका समास हुआ पई नयरम, प्रति नगर। नयरम नयरम ती, नगरम नगर, नयरम पई नयरम प्रति नगर, ये इसका समासित पद हो गया। अब यहां पर नगर नगर, हर नगर में, ये अर्थ इसका होना है, तो इसलिए यहां पर पई प्रति यह अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब इसको भी क्रिया विशेषण की दृष्टि से देखिए, मैं जाता हूं पई नयरम, मैं प्रति नगर जाता हूं, एक एक नगर में जाता हूं, एक नगर फिर दूसरा नगर, तो ये क्रिया विशेषण बन गया। चौथा यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, पई दिणम। पई दिणम, इसका समास विग्रह हुआ दिणम दिणम ती, दिन दिन ती, इस प्रकार दिन दिन यानी प्रतिदिन। तो यहां पर अव्यय के रूप में पई शब्द है प्रति और संज्ञा है दिणम, और यह भी क्रिया विशेषण है। कोई भी क्रिया है प्रतिदिन हो रही है तो वो पई दिणम क्रिया विशेषण का रूप हो गया। अगला इसमें पांचवा उदाहरण, पई घरम। पई घरम, घरे घरे ती, घरे घरे ती, घर घर में ती, इस प्रकार प्रति घर, ये इसका अर्थ हो गया। पई घरम, घरे घरे ती, घर घर में, तो प्रति घर में। तो इसका पई घरम, प्रति घर में सुबह सुबह अखबार आता है। कहाँ आता है? पई घरम, प्रति घर में, हर घर में सुबह अखबार आता है। तो ये पई घरम, यह भी क्रिया विशेषण का रूप बन गया। छठवां उदाहरण, जहा सत्तिम। जहा सत्तिम, सत्तिम अणैक कमिऊण, सत्तिम अणैक कमिऊण। अब इसका अर्थ देखिए, सत्तिम शक्ति को, शक्ति को, अनैक कमिऊण अनतिक्रमण करके, अतिक्रमण ना करके। यहाँ अणैक कमिऊण, अणैक कमिऊण यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है जिसका अर्थ होता है करके। तो अनतिक्रम, अनतिक्रम यानी अतिक्रम ना करके, अवहेलना ना करके,
शक्ति का अतिक्रमण ना करके, शक्ति की अवहेलना ना करके, ये इसका अर्थ हुआ। मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति का उल्लंघन न करते हुए, न करके। तो शब्द बन गया जहा सत्यम। जहा यह अव्यय है और इसको भी मैं यह कार्य करता हूं। कैसे कार्य करता हूं? जहा सत्यम, शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण न करके यह कार्य करता हूं, मतलब शक्ति के अनुसार यह काम करता हूं। तो यह भी क्रिया विशेषण हो गया। सातवां और अंतिम उदाहरण, जहा विहिम। जहा विहिम, इसका समास विग्रह हो रहा है विहिम अणैक कमिऊण। विहिम अणैक कमिऊण, विहिम विधि को, अणैक कमिऊण अतिक्रमण ना करके। यहां भी वही अणैक कमिऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। अतिक्रमण ना करके, अवहेलना ना करके, विधि की अवहेलना ना करके, विधि का अतिक्रमण ना करके, यानी विधि के अनुसार। जहा विहिम यथा विधि, विधि के अनुसार मैं यह कार्य करता हूं। जहा विहिम, विधि के अनुसार, जैसी विधि है, जैसे नियम है, उस नियम के अनुसार कार्य करता हूं। जहा विहिम। ये सारे जितने भी अव्ययी भाव समास हमने देखे, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। इनकी पहचान हमें कैसे हो? इनका पहला पद अव्यय के रूप में होता है, उससे हमें पहचान हो जाती है। अव्यय का अर्थ लगाकर ही हम इस शब्द का अर्थ सही लगा पाते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और यह नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में होता है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। अब यह हमारे 4 प्रकार के जो समास थे, उनका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया इन 5 वीडियोस के माध्यम से। समास में एक सामान्य नियम भी होते हैं, उन सामान्य नियमों को अब हम देख रहे हैं। समास में अधिकतर प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ह्रस्व हो तो दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। ये एक प्रमुख नियम है। अधिकतर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अक्सर आपको यह नियम का पालन दिखाई देगा और कई बार नहीं भी दिखेगा। क्या होता है? प्रथम शब्द में जो भी अंतिम स्वर है, अगर वो छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। जब इसका नियम नहीं है तो इसको सीखने की क्या जरूरत? सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो कई जगह हमें इस नियम का पालन दिखाई देगा, तो हम भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए सीखना समझना जरूरी है। देखिए, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर, इसके उदाहरण दे रहे हैं। हेमचंद प्राकृत व्याकरण के अनुसार ये नियम है। ह्रस्व स्वर का दीर्घ अंत प्लस वेई बन गया समासित पद अंतावेयी। अंतावेयी। तो यहां पर अंत, ये पहला पद है, इसमें अंतिम स्वर है छोटा अ, यह ह्रस्व से दीर्घ हो गया, बन गया अंतावेयी। गंगा यमुना के बीच का भूभाग, बीच का भूभाग गंगा और यमुना के, अथवा अंतवेयी, दोनों बनेंगे। अंतावेयी यह रूप भी बनेगा और अंतवेयी यह रूप भी बनेगा, दोनों रूप बनेंगे। दूसरा उदाहरण, सत्त प्लस 20। सत्त 7, 20 7 और 20, इसका समास हुआ 27। 27। अब देखिए ये 27 कैसे बना? प्राकृत का यह जो नियम है कि जब हम समास करेंगे तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ का ह्रस्व हो जाएगा, इस नियम के कारण ही हमें 27 शब्द मिला है। संस्कृत से सप्तविंशति से कभी भी 27 बनाना संभव नहीं है, लेकिन प्राकृत के 27 से हिंदी का 27 कितना आसान और एकदम फ्लोइंग हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होकर ही बनी है। यहां बन गया 27, यहां पर भी सत्य में अंतिम जो छोटा आ था वो दीर्घ हो गया, 27 हो गया, अथवा 27। 27 यह भी शब्द हमें मिलेगा और 27 यह भी मिलेगा।
अगला है पई प्लस हरम, पई प्लस हरम, पई पति, हरम घर, पति का घर। इसका समास हुआ पई हरम, ई की मात्रा दीर्घ हो गई, और अथवा पई हरम, ई की मात्रा दीर्घ नहीं हुई, पई हरम और पई हरम। चौथा उदाहरण वेणु प्लस वणम, वेणु वणम, बांस का जंगल, वेणु यानी बांस, वणम यानी जंगल, बांस का जंगल, वेणु वणम। यहाँ पर नाम में छोटे ऊ की मात्रा है जो कि समास होने पर दीर्घ हो गई, अथवा वेणु वणम, यहाँ पर दीर्घ नहीं हुई तो दोनों बनेंगे वेणु वणम और वेणु वणम। अगला इसमें दिया जा रहा है दीर्घ स्वर का ह्रस्व, जहां जहां दीर्घ स्वर हैं उसकी जगह ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ये भी हेमचंद प्राकृत व्याकरण से ही लिया जा रहा है। 3 उदाहरण यहाँ आपके सामने हैं। जौणा, जौणा यडम, जौणा यानी जमुना, शब्द भी है जमुना, और यडम यानी तट, जमुना का तट। अब इसका दीर्घ है तो इसका ह्रस्व हो गया जौण यडम, जौण यडम, अथवा जौणा यडम। जौण यहाँ नाम में बड़ा आ था, वह ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, जौण यडम, और जब नहीं होगा तो जौणा यडम। ये दोनों रूप आपको मिलेंगे। दूसरा उदाहरण इसमें नई सोत्तम, नई नदी, सोत्तम स्रोत, नदी का स्रोत। इसका समास हुआ ई जो बड़ी है वह छोटी हो गई, नई सोत्तम, नई सोत्तम, अथवा नई सोत्तम। ये दोनों विकल्प हमारे सामने, नदी का स्रोत। अगला उदाहरण तीसरा बहु प्लस मुहम, बहु यानी वधु, मुहम मुख, वधु का मुख। यहां भी बहु में जो बड़े ऊ की मात्रा है वह छोटी हो गई, बहुमुहम, बहुमुहम, और जब नहीं हुई तो बहुमुहम। ये दोनों रूप चलेंगे। तो जब हमें साहित्य में जौण यडम ऐसा मिले तो हमें ये समझना है कि समासित पद है। यहाँ जौणा जो दीर्घ था उसका ह्रस्व हो गया है, इसलिए हमें ये नियम भी जानना समझना जरूरी है। एक अंतिम नियम जो समास के समय कई बार प्रयोग में आता है, यह भी द्वित्व भाव की प्राप्ति। यह नियम भी हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण के अनुसार है। द्वित्व भाव की प्राप्ति, समास में उत्तर पद के प्रथम वर्ण का, समास में उत्तर पद के प्रथम वर्ण का विकल्प से द्वित्व हो जाता है। जैसे प्रथम वर्ण है, यहां पर प्रथम उदाहरण यहां पर दिए हैं 4, देवथुई, देवथुई। अब यहां आधा त, यह द्वित्व हो गया, डबल हो गया, तो था जो था थुई, थुई ये उत्तर पद है, इसका पहला वर्ण है थ का द्वित्व हो गया, तो आधा था और पूरा था, लेकिन थ के साथ था नहीं रहता, उसकी जगह त हो जाता है, तो आधा त और थ ऐसा बन गया देवथुई। और दूसरा जब नहीं होगा तो देवथुई। ये दोनों विकल्प हमें शास्त्रों में मिलेंगे, देवथुई अथवा देवथुई, देवता की स्तुति, देव यानी देव, थुई यानी स्तुति, देवता की स्तुति। अगला उदाहरण कुसुम पयरो, कुसुम पयरो और कुसुम पयरो, कुसुम पयरो, यहाँ पा का द्वित्व हो गया, आधा पा और पूरा पा, कुसुम पयरो, और द्वित्व नहीं हुआ तो कुसुम पयरो। पयर का मतलब होता है समूह, कुसुम यानी पुष्प, फूलों का समूह, कुसुम का समूह, कुसुम पयरो। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं बद्ध फलो, बद्ध फलो अथवा बद्ध फलो, बद्ध फलो। यहाँ फ का द्वित्व हुआ और उसके स्थान पर प आ गया, तो आधा पा और फ ये बन गया बद्ध फलो। बद्ध का फल जिसमें होता है ऐसा, करंग का पेड़, ये इसका अर्थ दिया गया है।
आणालखंभो, 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 आणालखंभो। यहाँ पर ख का द्वित्व हुआ और ख के स्थान पर क आ गया, तो आधा क और ख, ये हो गया आणालखंभो। खंभ, खंभ यानी स्तंभ, आणाल, आनाल स्तंभ, हाथी को बांधने वाले खंभे को आनाल स्तंभ कहते हैं, हाथी को बांधने का खंभा। इस प्रकार से आज का यह पाठ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको समास प्रयोग के उदाहरण, जो कि प्राकृत गद्य पद्य सौरभ के पाठ में से लिए गए हैं, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, उन सभी उदाहरणों को हम समास विग्रह करके देखेंगे कि इनका विग्रह कैसे होता है और अर्थ कैसे निकलता है। ये सब आपको आगे के वीडियोस में मिलने वाला है। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।